अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में बैलेंस शीट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल थ्री के पार्ट 1 में बैलेंस शीट को बताया गया है और कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया गया है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी पहले पार्ट पर बेस्ड है जिसमें हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये हमने एक फॉर्मेट कंपनी का बना रखा है जिसमें सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ द कंपनी लिखना है, फिर इसके बाद बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे डेट हो जाएगी, जैसे 31 मार्च होगा 2020 2019 जो भी हो। इसके बाद यहाँ पर रुपीज़ इन जो भी हो, थाउजेंड्स में रुपीज़ है या हंड्रेड्स में है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो शुरू होता है हमारा। कंपनी का जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट है। इसमें जो पहला पार्ट होगा वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो एसेट्स का होगा। पहले पार्ट में हम लोगों के पास 4 सब हेड होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर पहली हेड होगी शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी में सब हेड होगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी सब हेड होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और चौथी सब हेड होगी करेंट लायबिलिटीज़। ये पहले पार्ट में है। इसके बाद हम लोग एसेट्स की तरफ आएंगे तो एसेट्स में 2 सब हेड दिखाई देगी आपको। पहली सब हेड है नॉन करेंट एसेट्स ये वाली, और दूसरी सब हेड है करेंट एसेट्स। इसके अंदर 2 ही सब हेड है। तो सिर्फ यहाँ पर कंपनी के ये हेड्स को जान लेना या हेड को याद कर लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो एक समरी फॉर्म में बनती है। तो ये सारी चीज़ों की एक समरी है, इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कंपनी के जो नोट्स होते हैं उसमें जाना पड़ेगा और कंपनी के नोट्स का यहाँ पर नंबर होता है। ये जो दूसरा कॉलम बना हुआ है नोट नंबर, यानी हर एक का एक नोट होगा। शेयर कैपिटल का कोई अमाउंट आपने लिखा है तो वो क्यों लिखा है, कौन सी कैपिटल है, कितने की है, ये सारी डिटेल उसके नोट्स में पता चलेगी। इसी तरीके से रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा सिंगल हेड में। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन से रिजर्व्स हैं वो सारी डिटेल आपको नोट में पता चलेगी। तो ये इसलिए एक कॉलम इसमें नोट का बनाया जाता है, क्योंकि सारी डिटेल बैलेंस शीट में नहीं होती है, बाकी सारी डिटेल नोट्स में ही मिलेगी। अब ये आपको यहाँ बता दें कि इसके अंदर जो अमाउंट का कॉलम होता है वो 2 होता है। पहला कॉलम होता है करेंट ईयर के अमाउंट का और दूसरा कॉलम होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट का, यानी 2 साल का ये एक साथ बनता है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। पहला कॉलम जो है वो करेंट ईयर का है, दूसरा कॉलम प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का है, यानी जो भी अमाउंट आप लिखेंगे 2 साल का इसमें लिखेंगे, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये बात हो गई, इसके अंदर 4 कॉलम हो गए। अब इसके एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो पहला सब हेड है जिसे शेयर होल्डर फंड कहा जा रहा है, इस शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 माइनर हेड्स आते हैं, जिसमें पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। तो इसको शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको पता है कि कंपनी शेयर्स को इशू करती है। कंपनी शेयर 2 तरीके से इशू करती है, एक होता है कि शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन और एक होता है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी शेयर्स को इशू करती है, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करते हैं और उसके बदले वो पैसा देते हैं, मनी देते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कंपनी किसी चीज़ को खरीदती है और उसके बदले शेयर इशू करती है, जैसे कंपनी ने कोई एसेट खरीदा और उसके बदले शेयर को दिया, तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चाहे किसी भी तरीके से कंपनी ने शेयर इशू किया हो, वो कंसिडरेशन फॉर कैश हो या कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, वो टोटल शेयर कैपिटल में शामिल होगा और दोनों को शामिल करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल में 2 तरह की कैपिटल होती है, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ दोनों तरह की शेयर कैपिटल से है। कितनी शेयर कैपिटल इक्विटी की है और कितनी प्रेफरेंस शेयर की है, ये सब डिटेल्स में पता चल जाएगा आपको नोट के अंदर। जब आप नोट बनाएंगे तो वहाँ पर आप डिटेल बता देंगे कि कौन सी कैपिटल इक्विटी है और कौन सी प्रेफरेंस शेयर्स है, कितनी प्रेफरेंस शेयर्स है। इसके साथ ही आपको कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसके कई स्टेजेस होते हैं, उसको हम और भी कई कैटेगरी में बांट करके दिखाते हैं स्टेप वाइज।
तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसमें सबसे पहली होती है अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इशूड कैपिटल दूसरा है, वो कैपिटल जो कंपनी इशू करना चाहती है, कंपनी ने इशू किया है। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस पर कंपनी ने अमाउंट पब्लिक से मांगा है। और पेड अप कैपिटल वो होती है जितना अमाउंट पब्लिक ने पे किया है। तो ये 5 कैटेगरी में कैपिटल को बांटा जा सकता है। ये सारी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी, ये सारी डिटेल आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसको जानना ज़रूरी होता है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में बताया है और समझाने की कोशिश की है। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर कहीं से भी आप बीच में स्किप कर देंगे तो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चलेगी, और पूरी इन्फॉर्मेशन जाने बगैर अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो रही बात शेयर कैपिटल की। अब आइए दूसरी, जो शेयर कैपिटल के बाद दूसरा पॉइंट था उसी के अंदर, वो था रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का सिंगल अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन रिजर्व्स कौन कौन से रिजर्व्स हैं ये डिटेल आपको नोट्स में पता चलेगा। रिजर्व्स कई तरह का हो सकता है जो मैंने यहाँ पर बता रखा है। कैपिटल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व हो सकता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो सकता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो सकता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स और सरप्लस। ये वो सरप्लस है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरप्लस वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो अमाउंट बनेगा सिंगल अमाउंट, उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अभी हम लोग पहले ही पॉइंट के अंदर चल रहे हैं, इसको मैं दिखा दूं फिर से आपको। देखिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, शेयर वारंट दे सकती है। शेयर वारंट एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जिसको कंपनी ने शेयर वारंट दिया है उसको ये राइट है कि वो बाद में कभी शेयर वारंट को बदल करके कंपनी से इक्विटी शेयर ले ले। तो कंपनी से इक्विटी शेयर को लेने का उसके पास एक राइट आ जाता है। तो ये राइट है जो कंपनी ने उसको दिया है शेयर वारंट्स के तौर पर, या ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में कभी भी वो शेयर वारंट्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है उसी रेट पर जिस रेट पर तय किया गया होगा। तो फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफाइड डेट होगी और उसी स्पेसिफाइड डेट पर एक स्पेसिफाइड रेट पर शेयर वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन इक्विटी शेयर के जैसा ही है, तो इसको शेयर होल्डर्स फंड में रखा गया है। अब आइए दूसरे सबहेड की बात करते हैं जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच द कंपनी विल सर्टेनली अलॉट शेयर्स। देखिए कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी उसके पास आता है। तो कंपनी ने एप्लीकेशन का मनी ले रखा है लेकिन अभी शेयर अलॉट नहीं किया है, लेकिन कंपनी शेयर अलॉट ज़रूर करेगी। तो वो अमाउंट जो एप्लीकेशन का आ गया है और कंपनी उसे अलॉट करना भी चाहती है लेकिन अभी तक अलॉट नहीं कर पाई है, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब सवाल ये है कि कंपनी अलॉट क्यों नहीं कर पाई है। देखिए ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगाया था मान लीजिए फरवरी में, और उसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, यानी 1 महीने बाद क्लोज हो जा रहा है या 2 महीने बाद क्लोज हो जा रहा है, और इस 2 महीने के अंदर उसका अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है। तो जब हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते कि शेयर अलॉट हो गया है, तो शेयर अलॉट नहीं हुआ है उस वक्त तक, इसलिए इसको हम लोग इसी कैटेगरी में रखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद तीसरी हेड आती है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। इस नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हेड के अंदर 4 माइनर हेड्स हो जाएंगे, जिसमें होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इन चारों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकती है जो कंपनी ने 12 महीने से ज़्यादा यानी 1 साल से ऊपर के लिए ले रखी है। कंपनी की लायबिलिटी 1 साल से ऊपर की है। इसके अंदर डिवेंचर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक्स या लोन फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स या कोई और लोन हो सकता है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर की हो। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। देखिए इसको समझ लीजिए, ये हो सकता है पहली बार आपके सामने आ रहा हो।
देखिए होता है क्या है कि जो कंपनी की अकाउंटिंग बनती है या बिजनेस का जो अकाउंट बनाया जाता है, उसकी जो इनकम आती है उसे हम लोग अकाउंटिंग इनकम कहते हैं। लेकिन इस अकाउंटिंग इनकम को हम लोग टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करते हैं। अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है? तो कंपनीज, देखिए इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और बाकायदा उसका पूरा लॉ है जिसके तहत हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालना सीखते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी ये तय किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटिंग इनकम कुछ और हो रही है और टैक्सेबल इनकम कुछ और हो रही है, यानी दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस की वजह से या तो हमारे पास डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो डिफरेंस का अमाउंट, या जो डिफरेंस होगा वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स कहलाएगा। दोनों में से कोई एक कहलाएगा। अगर अकाउंटिंग इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगी तो जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर अकाउंटिंग इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम से कम होगी तो उसे कहेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ में दिखा देंगे हेड के अंदर, और अगर ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स बनेगा तो उसको आगे अभी आएगा, हम बताएंगे कहाँ दिखाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है नॉन करंट एसेट्स में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर दो हेड हो जाएंगे, दो पॉइंट हो जाएंगे, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब वो होता है, ट्रेड पेबल्स के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को रखते हैं। वो क्रेडिटर्स और वो बिल्स पेबल जो एक साल से ऊपर के लिए होते हैं। उसके अलावा दूसरी लायबिलिटी जो हो सकती है वो हो सकती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है और वो रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करना चाहती है तो वो जो प्रीमियम होगा वो कंपनी के लिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में आएगा। कंपनी कुछ प्रोविजंस बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-3 प्रोविजंस यहाँ लिखा है, जैसे प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, जो एम्प्लॉई रिटायर होता है उसको ग्रेचुटी दी जाती है तो उसके लिए एक प्रोविज़न बनाया जा सकता है। प्रोविज़न फॉर अर्नड लीव, कुछ लोग होते हैं जो लोग अपनी लीव को कमाते हैं, यानी वो छुट्टी को बचाते हैं और उस छुट्टी के बदले उनको पैसा मिलता है, तो वो अमाउंट अर्नड लीव कहलाता है, तो उसके लिए प्रोविज़न हो सकता है। और उसके अलावा प्रोविज़न फॉर वारंटी, कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट को बेचती है तो उसकी कोई वारंटी देती है और उस वारंटी को अगर कोई क्लेम करता है तो कैसे पूरा करेगी, इसके लिए कंपनी एक प्रोविज़न बना सकती है जिसे प्रोविज़न फॉर वारंटी कहा जाएगा। तो ये नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर ये चारों सब हेड हमने बता दिया। अब इसके बाद देखिए ये मेरा पूरा हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का है पूरा, चारों मैंने बता दिया। अब लास्ट बचता है करेंट लायबिलिटीज़, चौथा। करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी 4 माइनर हेड्स हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखिए आपको हल्की बुल्की नॉलेज तो होगी ही कि करेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल में हमें समझना ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनी के केस में कुछ चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो है लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर, तो करेंट लायबिलिटीज़ हमेशा एक साल के अंदर की ही लायबिलिटी मानी जाती है। दूसरा है ट्रेड पेएबल्स। यहाँ भी वही ट्रेड पेएबल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्रेडिटर्स को लेंगे और बिल्स पेएबल को लेंगे, और वो क्रेडिटर्स या वो बिल्स पेएबल जो एक साल के अंदर ड्यू हैं या ऑपरेटिंग साइकिल, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके अंदर ड्यू होंगे। 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज़ लॉन्गर, उसके अंदर ड्यू अमाउंट जो होगा वो ट्रेड पेएबल्स की कैटेगरी में आएगा। वो क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है। क्रेडिटर्स वो होता है जब हम किसी से परचेज करते हैं गुड्स या सर्विस क्रेडिट पर, तो वो अमाउंट क्रेडिटर्स की कैटेगरी में चला जाता है। और जब उसके बदले हम कोई बिल इशू कर देते हैं, बिल को हम एक्सेप्ट कर देते हैं, वो बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और ये दोनों को मिला करके हम लोग एक साथ एक नाम देते हैं ट्रेड पेएबल्स। सो ट्रेड पेएबल्स जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों का समय है। इसके बाद हम लोग सी पार्ट पे आते हैं करेंट लायबिलिटीज़ में। इसके अंदर अदर करेंट लायबिलिटीज़ है जिसमें करेंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ऐसा लॉन्ग टर्म डेट्स जिसकी मैच्योरिटी इस साल होने वाली है। जाहिर सी बात है, आपने जब कोई लोन लिया होगा, मान लीजिए 5 साल पहले लिया था तो ये 5वां साल है, तो ये 5वां साल है यानी इसी साल आपका वो जो लॉन्ग टर्म लोन था वो ड्यू हो जाएगा, तो वो लायबिलिटी आपकी करंट हो जाएगी क्योंकि उसे करंट ईयर में ही आपको पे करना है। दूसरा है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू।
इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब कि इंटरेस्ट अक्रूड तो हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। अब कैसे ऐसा होता है, मान लीजिए कोई आपने लोन ले रखा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आप हर 6 महीने में देते हैं, 6 मंथ पर, 6 महीने पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी डेट है 30 जून और 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर। लेकिन आप जब अकाउंट बना रहे हैं तो वो है 31 मार्च, 31 मार्च। तो 31 मार्च को तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट है नहीं, ठीक है, लेकिन जो पिछला आपने इंटरेस्ट पे किया था वो आपने 31 दिसंबर को किया था। तो 31 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट आपको अक्रूड तो हुआ लेकिन वो ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू होगा वो 30 जून को, उसकी ड्यू डेट सिर्फ जून और दिसंबर है। 31 मार्च तक वो अक्रूड तो हो जाएगा 3 महीने का लेकिन ड्यू नहीं होगा, तो वो ये इसी कैटेगरी में आएगा। दूसरा है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, यानी इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया और ड्यू भी हो गया। अगर मान लेते हैं कि 31 मार्च को ही ड्यू डेट थी, तो 31 मार्च को ड्यू डेट थी और आपने उसको अभी तक पे नहीं किया है, तो वो एक्रूड भी है और ड्यू भी है। इसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कस्टमर से या कहीं से अगर आपको एडवांस में कोई मिलता है अमाउंट तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में लिखा जाता है। अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज़ फॉर रिफंड। देखिए, कंपनी कभी कभी शेयर इशू करती है, तो वो जो इशू करती है उसके लिए सब्सक्रिप्शन, यानी जो लोग अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी के शेयर्स को जब ओवर सब्सक्राइब कर लिया जाए तो कंपनी सारे लोगों को शेयर नहीं दे सकती है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है कंपनी उनको लौटा देती है। तो वो एप्लीकेशन मनी जो ज़्यादा आ गया है और कंपनी उसे लौटाना चाहती है लेकिन अभी तक लौटा नहीं पाई है, तो उसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहा जाएगा और उसे अदर करेंट लायबिलिटीज़ के हेड में दिखाया जाएगा। उसके बाद अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक इसी तरीके से कोई ऐसा मैच्योर डिपॉजिट्स है जो आपके पास था और वो अब मैच्योर होने वाला है, हो गया है, लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो था वो भी नहीं पे किया है। उसी तरीके से अनपेड मैच्योर डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड, आपने डिवेंचर इशू किया था लेकिन वो डिवेंचर अब इसी साल करंट ईयर में मैच्योर हो चुका है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू था, अभी तक आपने उसको भी पे नहीं किया है। तो अनपेड मैच्योर डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड भी अदर करेंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। इसके अलावा 2 आइटम और हैं, कॉल्स इन एडवांस एंड अदर पेएबल्स। कॉल्स इन एडवांस, आपको पता है कि कभी कभी बहुत अच्छे शेयर होल्डर होते हैं, वो एडवांस में पैसा जमा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शेयर से अभी अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, लेकिन वो शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट के साथ साथ आगे की कॉल यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया है, तो आपको एडवांस पैसा आ गया है, तो ये एडवांस कॉल्स इन एडवांस कहलाता है और इसको भी हम अदर करेंट लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी पेएबल्स हो सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया है तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। प्रोविडेंट फंड पेएबल, ईएसआई यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस पेएबल। उसके अलावा कुछ और जीएसटी, गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है। जीएसटी 3 तरह की होती है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो कोई भी जीएसटी जो आउटपुट है यानी वो जो आपको पे कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, अभी तक आपने नहीं पे किया है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है और उसे अदर करेंट लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर एक आखिरी पार्ट बचा हुआ जिसे कहते हैं अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कंपनी ने अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कर रखा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, जैसे प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉइज़ बेनिफिट, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्स या कोई और प्रोविजंस। इस तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, ये देखिए, ये हम लोगों ने शुरुआत की थी यहाँ से शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर तीसरा पढ़ा नॉन करेंट लायबिलिटीज़, फिर चौथा पढ़ा करेंट लायबिलिटीज़। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब लोग टोटल कर देंगे इसका। नेक्स्ट सेक्शन कंपनी का आता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर 2 हेड होगी मेजर, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो पहले हम लोग नॉन करेंट एसेट्स देखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है और अदर नॉन करेंट एसेट्स है। तो इसको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हो सकता है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें टेंजिबल एसेट्स हैं।
और जो बिजनेस में यूज़ के लिए होती है और जिनका इस्तेमाल 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है और जिनका पर्पस बेचना नहीं होता, यानी उस एसेट्स को यूज़ किया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल वो होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो क्या होती हैं? वो होती हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल हैं। इसके अलावा कुछ और भी एसेट्स हैं, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई कैपिटल प्रोग्रेस में, यानी कोई बिल्डिंग बन रही है, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, वो अगर बिल्डिंग आपकी है और वो कंस्ट्रक्शन उसका हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स अगर कोई डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक है, जैसे कोई पेटेंट आप कराने वाले हैं, कोई रिसर्च हो रहा है, रिसर्च होने के बाद कोई चीज़ बन जाएगी, तो अभी हुआ नहीं है और अभी वो चीज़ बनी नहीं, लेकिन आपको पता है कि हम बना रहे हैं और काम हो जाएगा, तो वो एक चीज़ पेटेंट हो जाएगी आपकी। तो जब तक वो बना नहीं है उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में देख सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दूसरी कंपनी में जब हम लोग या कोई कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है तो उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। ये सारी चीज़ें आपकी अदर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी। अब आइए सी पार्ट की बात करते हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम जब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बता रहे थे। वो डिफर्ड टैक्स एसेट यहाँ पर है। ये मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम को कंपेयर किया जाता है। अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आता है उसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, और अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो जो डिफरेंस आता है उसे डिफर्ड टैक्स एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर डिफर्ड टैक्स एसेट्स अगर आएगा तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स के हेड के अंदर दिखेंगे, और अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लिखते हैं। दोनों ही नॉन करंट है, चाहे वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दोनों ही नॉन करंट है क्योंकि दोनों ही फ्यूचर से रिलेट करते हैं। अब डी नॉन करंट एसेट्स के अंदर नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसके अंदर कैपिटल एडवांस हो सकता है। अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदना है या कोई आप मशीन खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपने एडवांस पे कर रखा है, तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए अगर एडवांस पे किया है तो उसे कहेंगे कैपिटल एडवांसेस। उसके अलावा किसी सर्विसेज के लिए अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है, तो वो सिक्योरिटी मनी आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। या अगर आप टेलीफोन का कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और इसमें तीसरा है अदर लोन्स एंड एडवांसेस। कुछ लोन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है तो वो लोन एंड एडवांसेस जो एम्प्लॉई को दिया गया है वो इसमें आ जाएगा। कुछ लोन या एडवांसेस कंपनी ने सप्लायर को दिया है तो सप्लायर को दिया जाने वाला लोन्स या एडवांस भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। ये सारे लॉन्ग टर्म हैं, यानी 12 महीने से ज़्यादा का रिलेशन है इनसे। डी के बाद आपका ई पार्ट आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स आ जाएगा और दूसरी नॉन करेंट एसेट्स आ जाएगी, जैसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या लॉसेस। कोई ऐसा एक्सपेंस जिसे अमोर्टाइज हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक अमोर्टाइज नहीं किया गया है, तो उसको इसी कैटेगरी में रखेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कोई इंश्योरेंस क्लेम आपने किया है और वो आपको मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं है, तो उसको भी आप नॉन करेंट एसेट्स में ही रखेंगे। अमाउंट ड्यू फॉर सोल्ड एसेट्स, आपने एसेट्स को बेच दिया है लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो उसे हम कहेंगे अमाउंट ड्यू फॉर एसेट्स सोल्ड, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो नॉन करेंट एसेट्स वाला पार्ट, यानी ये पार्ट हमने आपको पूरा बता दिया। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स होता है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स,
इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट। ये सारे इन्वेस्टमेंट वो हैं जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाने वाले हैं, इसीलिए इनको करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी 1 साल के अंदर इनकी मनी आपको मिल जाएगी। दूसरा है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की जो कैटेगरी है वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है कि बिजनेस या फर्म या कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है, यानी किसी चीज़ को बनाती है और बनाने के बाद बेचती है, तो उस केस में उसके पास जो इन्वेंट्री होगी वो 3 कैटेगरी में हो सकती है। रॉ मटेरियल, क्योंकि किसी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो मटेरियल जो अभी प्रोसेस में है, पूरी तरह से रॉ नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्री में है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, तो उसकी यूनिट बची हुई। और फिनिश्ड गुड्स, वो जो कंप्लीट हो गया है, तैयार है बेचे जाने के लिए। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री की कैटेगरी में होता है, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दिखाते हैं। अगर आपका बिजनेस ट्रेड है, यानी आप बना बनाया गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। जो भी गुड्स होगा उसे हम लोग स्टॉक मान लेंगे, क्योंकि वही आया है और वही बिक जाएगा। आप कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। इन सब के अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स, ये सभी इन्वेंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। छोटे मोटे औजार जो किसी चीज़ के या बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम लोग लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स में कैटेगरी में रखते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, एटसेट्रा करके छोड़ दिया है। फिर इसके बाद तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होगा। वो अमाउंट जो डेटर से आपको रिसीव होने वाला 1 साल के अंदर, वो इसी कैटेगरी में आएगा। वो अमाउंट जो बिल्स रिसीवेबल के जरिए आपको मिल जाने वाला है 1 साल के अंदर, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। डी पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या कैश जैसी चीज़ें, तो बैलेंसेस विद बैंक, बैंक के साथ जमा हुआ पैसा, डिपॉजिट्स या बैलेंसेस, इसी कैटेगरी में आएगा। चेक्स या ड्राफ्ट, अगर आपको चेक या ड्राफ्ट मिला है लेकिन अभी आपने बैंक में नहीं भेजा है उसे, तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, क्योंकि आप उसे बैंक में जमा करेंगे और वो कैश में बदल जाएगा। कैश इन हैंड, जो कैश इन हैंड है, यानी वो पैसा जो आपके पास है वो तो है ही है कैश, उसके लिए क्या कहना। अर्नड मार्क बैलेंसेस विद बैंक्स, अनपेड डिविडेंड, यानी बैंक से मिलने वाला डिविडेंड जो अभी तक मिला नहीं है। बैलेंसेस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी, मार्जिन मनी के तौर पर जो भी बैंक में आपने रखवाया है वो बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, 12 महीने से ऊपर के लिए अगर कोई मैच्योरिटी है जो बैंक में डिपॉजिट किया है तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने शॉर्ट टर्म यानी 1 साल या उससे कम के लिए कुछ लोन या एडवांसेस दे रखा है किसी को भी, तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और इसमें फिर लास्ट पार्ट है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, वो इनकम जो ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है अभी तक, डिविडेंड रिसीवेबल, वो डिविडेंड जो आपको मिल जाना चाहिए लेकिन अभी तक मिला नहीं है, और एडवांस टैक्सेस, वो टैक्सेस जो आपने एडवांस पे कर दिया है, ये सारी अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों पार्ट बता दिया, और लास्ट में आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका जो एसेट्स का होगा वो इस टोटल लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताया गया है, उसको डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।